दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी को यह पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि आईपैक के दफ्तर में आप इसलिए गए थे क्योंकि वो आपका आईटी सेल का हेड है, तो चुनाव क्या आईपैक के दफ्तर से होता है या चुनाव को चुनाव आयोग कराता है? आप जो अरेंजमेंट आईपैक से करा रहे हैं, ये काम तो चुनाव आयोग का है। ममता बनर्जी के बारे में इस तरह की जब टिप्पणी सुनी है, तब कपिल सिब्बल जो वकील प्रस्तुत हुए थे, उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था कि जो ये कह रहे थे कि आईपैक के दफ्तर से हमारा पूरा चुनाव का काम हो रहा था, हमारा कैंपेनिंग का काम हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये तो चुनाव आयोग के दफ्तर के काम है जो आप आईपैक के ऑफिस में कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि एसआईआर की प्रक्रिया में भारी घपला किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है, और ये जो आईपैक है, आईपैक के जरिए कहीं ना कहीं बीएलओ पर प्रेशराइज किया जा रहा है, फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। यह मामला केवल कोयला घोटाले का नहीं, इससे कुछ अधिक दिखता है। नहीं तो ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से वहां दौड़कर आई, फाइलों को ईडी के अधिकारियों से छीना और बौखलाहट में ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही एफआईआर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर पे भी रोक लगाई है और उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी अपना काम कर रहे थे, वो उनकी ड्यूटी है, उनके पास मनी ट्रेल है, भ्रष्टाचार के मामले में वो गए थे, ऐसे में उनके ऊपर एफआईआर करने का मतलब ही नहीं बनता। इस पर हम रोक लगाते हैं। रोक लगा दी गई और ये आप देखिए, ऐसे तो हर राज्य में उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, है ना। झारखंड में भी कर दी थी, उनको भी घेर दिया, मार पिटाई करो। फिर तो भ्रष्टाचार इस देश में खुल के होगा, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर ईडी बनी है तो फिर उसका मतलब क्या रह गया अगर आप उन अधिकारियों को काम नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जब ये चीजें रखी गई एक के बाद एक कि क्या इंसिडेंट्स हुआ था, ममता बनर्जी किस तरह से वहां पहुंची, ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइलें छीन ली गई। यहां ईडी ने एक और खेल किया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से यह नहीं कहा कि आप वहां धारा 356 लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगा दो। उन्होंने केवल यह मांग की कि जो राज्य का डीजीपी है, वो क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी, हमने बाकायदा मेल भेजा था एडवांस में कि हमें रेड करनी है, हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मामले वहां आ चुके हैं। इसके पहले सुरक्षा मांगी थी और जिसके ऊपर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी थी राज्य का डीजीपी, वो खुद मौके पर आकर ईडी के अधिकारियों को डराने धमकाने और उनसे सबूत छीनने में शामिल था। इस पर आपको यह और अगली बात बताऊं कि ईडी ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यह सबूत भी रखे कि जब हम हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो कलकत्ता हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई होनी थी, वहां अराजकता का माहौल पैदा कर दिया गया और वहां व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बनाकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर हंगामा करने के लिए कहा गया। अब इस व्हाट्सएप के सबूत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सख्त नाराज है और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट में आपने अराजकता करने की कोशिश की है, ये कतई सहन नहीं होगा। अब इस सब के लिए राज्य का डीजीपी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि वही राजीव कुमार, इसी के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो डीजीपी है, मुझे लगता है कि ये गिरफ्तारी से डरता नहीं है और इसको लगता है कि ये रिटायर होने के बाद ये राजनीति में आ जाएगा, या इतना पैसा कमा लिया हो कि लगता हो भाई अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये ममता बनर्जी के धरने में भी साथ बैठे थे, तब भी विवाद खड़ा हुआ था कि एक नौकरी पर सरकारी आदमी, वो भी इतने बड़े रैंक का, वो एक राजनीतिक दल की जो ममता बनर्जी मुखिया है, उनके साथ धरने पे बैठा है। क्या कर रहा है धरने पे? लेकिन अब ये दोबारा ऐसा हुआ है। इस मामले को लेकर अब जो है, पहला तो झटका ममता बनर्जी को यही लग गया कि एफआईआर पे रोक लग गई। इसके अलावा एफआईआर के रोक के अलावा अब अगला नोटिस जारी कर दिया डीजीपी को। डीजीपी को नोटिस जारी हो गया है, तो अब इसमें बौखलाहट ये है कि अब डीजीपी निश्चित रूप से उसको 2 सप्ताह का समय मांगा है कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। निश्चित समझ लीजिए तुरंत सस्पेंड के ऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि जवाब मांगना जरूरी है। नोटिस देकर जवाब उसके पास कुछ है नहीं, कोई दलील नहीं दे सकते, क्योंकि ममता बनर्जी खुद ये कह चुकी कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक पार्टी की मुखिया के तौर पर आईपैक के दफ्तर गई थी। जब ममता बनर्जी ये बयान दे चुकी हैं
कि मैं पार्टी की मुखिया के तौर पर गई थी, तो राज्य का डीजीपी वहां क्या कर रहा था, उनके साथ क्या कर रहा था, उसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, ना कि पार्टी की मुखिया की। और फिर आप उनके उस काम में शामिल हो रहे हैं जो कानून में बाधा है। ईडी के काम में बाधा पहुंचाना अपने आप में ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ईडी के अफसरों के खिलाफ जो रोक लगी है, ये तो लगी है, लेकिन इससे ये बात पता लग रहा है कि बंगाल में जंगल राज है। 9 जनवरी को सुनाई से पहले जब लीगल सेल ने व्हाट्सएप पर टीएमसी के लोगों ने कोर्ट में लोगों को इकट्ठा होने को कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कहा। ये क्यों इतना गंभीर मामला है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये जो फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं, ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है, तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती है तो आपको चिंता हो जाती? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं कि जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज ऐसा होता है जहां मुख्यमंत्री ईडी का साथ देने की बजाय दौड़ के जाती है, ईडी को धमकाती है, साक्ष्य मिटाने का प्रयास करती है, चोरी करती है साक्ष्यों की और धमकाती हुई बाहर निकलती। जंगल राज ऐसा होता है। नंबर 1, जंगल राज ऐसा होता है जो वर्दी पश्चिम बंगाल की जनता के हित के लिए कार्य करना चाहती है, उसको ममता बनर्जी अपनी निजी संपत्ति समझ के धमकी देकर, दबाव बनाकर गैर कानूनी काम करवाती है, ईडी को धमकवाती है और प्रदर्शन करवाती है वर्दी से। जंगल राज ऐसा होता है, कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती है, वो सुनवाई टाल दी जाती है, 9 जनवरी को जैसे टाली गई। और जंगल राज ऐसा होता है, ईडी अफसरों पे एफआईआर हो जाती है। मैंने आपको 4 बिंदु बताए, ये केवल और केवल ममता राज में अराजकता की मूर्ति उन्हीं के राज में हो सकता है। अब इस मामले में आप सोचिए कि राज्य के डीजीपी और प्रशासन के अन्य अधिकारी, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें मुख्य सचिव भी शामिल थी, अब मुख्य सचिव का नाम आ रहा है, विशेष सचिव भी वहां पे थे, और पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन सब का जो भी अधिकारी वहां मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में नोटिस जारी होकर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी और इस बीच यह निर्देश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पश्चिम बंगाल सरकार आईपैक में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे और आसपास के इलाकों की फुटेज है, उन सब कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखे, नष्ट नहीं करना है। जस्टिस प्रसाद कुमार बिसरा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर पे भी रोक लगाई और यह कह दिया कि ये सबूत अब हमें अगली सुनवाई पे चाहिए, ये सुरक्षित रखने हैं कि हुआ क्या था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये सबूत आएंगे तो फिर निश्चित रूप से जो ममता बनर्जी का षड्यंत्र था उसका खुलासा हो जाना है। और अगर यह खुलासा होगा कि कलकत्ता की हाई कोर्ट में टीएमसी ने बाकायदा षड्यंत्र करके हंगामा किया और जजों को डराने धमकाने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ने वाला नहीं है इस मामले में।
और इसीलिए मैंने कहा ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी पार्टी की मुखिया है। तो ये अब सुनिश्चित होगा कि पार्टी के मुखिया के ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। और अगर कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए वकील जज को धमका रहे हैं, कोर्ट में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, तो पार्टी की मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी पर इस मामले में कार्रवाई होना तय है। ममता बनर्जी जिस तरह से आईपैक के बारे में बोल रही थी, वो मैंने आपको बताया ही कि आईपैक को लेकर के किस तरह की बात की गई है। और अब इस मामले में अब आप समझ लें कि अमित मालवीय ने भी इस पर पोस्ट किया है, और अमित मालवीय ने ये कहा पोस्ट करते हुए कि जिस तरह का ये राज्य में हुआ है, इसमें अब सीसीटीवी फुटेज जो आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और ममता बनर्जी के जो पाप हैं उनके कारनामों का खुलासा होगा। तो इसमें वो तो ये कह रहे हैं कि इसमें ममता बनर्जी भी गिरफ्तार हो सकती है। इस सारे मामले में आपको बताऊं 8 जनवरी को क्या हुआ था। 8 जनवरी को सुबह 6:30 बजे आईपैक के ऑफिस में ईडी की पहली रेड हुई। ऑफिस उस समय खाली था, जांच शुरू हुई। सुबह 7:30 बजे ईडी की दूसरी टीम प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और 19 मिनट बाद ग्रीन फाइल लेकर के बाहर निकली। यानी वो सबूत जो ईडी ने इकट्ठे किए थे, ममता बनर्जी उनके हाथ से छीनकर बाहर निकलती हुई दिखाई दी। दोपहर 1 बजे आईपैक के ऑफिस पहुंची और 15 किलोमीटर दूर एंट्री एग्जिट बंद, बेसमेंट लिफ्ट से वो 11वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस तक पहुंच गई। इसके बाद बाहर निकली वो 3:30 बजे और सीएमओ अफसरों ने फाइल को गाड़ी जो काफिले में थी सीएम के, उसके अंदर रखा। ये सबने देखा, मीडिया ने इसे नोट किया और अब इस सब पर ममता बनर्जी फंस रही है। तो अब दिखाई दे रहा है कि राज्य के डीजीपी और अधिकारियों के साथ साथ ममता बनर्जी की भी गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद लग रही है। अगर ऐसा होता है तभी शांतिपूर्वक बंगाल में चुनाव होंगे, वरना टीएमसी के गुंडों के हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि उनका जब जिस पर दिल करता है हमला कर देते हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, फिर चाहे वो पुलिस हो और बीजेपी के अधिकारी हो, सब पर हमला हो रहा है। ये तभी रुक सकते हैं जब केंद्रीय फोर्स लगे और ममता बनर्जी, डीजीपी और वहां जो भी इस तरह के अधिकारी फेवर कर रहे हैं वो सब जेल में जाएं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।